हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की और लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने पढ़ा था। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मॉड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज बेटे हम पढ़ेंगे, राइट डाउन, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो आपसे कहा जाए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो बेटे, आपसे कहा जाए लेट E1, E2, E3 अप टू En, लेट E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। अब देखो बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब दैट इज आप कह सकते हो कि ई आई इंटरसेक्शन ईजे ये फाई होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे और यूनियन I runs from 1 to n, ई आई क्या होगा, ये 1 होगा, यानी सैंपल स्पेस क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा। आपको पता है बेटे एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब उनका यूनियन सैंपल स्पेस फॉर्म करे। यानी अगर E1, E2, E3 अप टू En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दैट इज ई आई इंटरसेक्शन ई जे क्या होगा, फाई होगा और आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। और इनका यूनियन ऑफ ई आई दैट इज आपसे कहा जाए सैंपल स्पेस एस, ठीक है ना। ये हुआ बेटा सैंपल स्पेस एस, ठीक है ना। आपसे कहा जाए देन फॉर एनी इवेंट ई, देन फॉर एनी इवेंट ई, ठीक है ना, फॉर एनी इवेंट ई आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई आई, ठीक है ना। दिस रूल इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा ध्यान देना, पहली बात आप स्टेटमेंट बेटा समझो। यानी एक बात और है, ई का जो अकरेंस है वो कंजक्शन विथ एनी वन ऑफ E1, E2, E3 एंड En। कैसे देखिए, तो पहली बात E1, E2, E3 अप टू En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बेटा इवेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ई आई इंटरसेक्शन जे फाई होगा अगर आई नॉट इक्वल टू जे और उनका यूनियन क्या फॉर्म करेगा, सैंपल स्पेस। इसको बेटे हम ज्योमेट्रिकली भी दिखा सकते कुछ ऐसा। देखो ध्यान देना, लिख लिया आपने, अगर ई कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n पी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन ई आई इज अकर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई आई, ठीक है। देखिए आप लिख लिया आपने। अब देख बेटे, बात ऐसी है कि अगर हम कहें मान लो ये सैंपल स्पेस हो, आपसे कहा जाए
ऐसा। देख बेटा, E1 E2 अप टू En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मान लो बेटा हम आपसे कहें ये E1 है, फिर आपसे कहा जाए ये E2 है, और बेटे इसी तरह से हम आपसे कहें, मान लो यहाँ आपसे कहा जाए ये बेटा E3 है, और एंड सो ऑन आपसे कहा जाए ये बेटा En है। ठीक है ना, यहाँ आपसे हमने कहा ये क्या है, En। अब देखिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनका यूनियन फॉर्म करेगा सैंपल स्पेस। अब बेटा मान लो आपसे कहा जाए E कोई इवेंट है, हम आपसे कहें बेटे ऐसा, ये इवेंट E है, तो आप ध्यान देना बेटा, समझ गए ये क्या E है, तो ये होगा E इंटरसेक्शन E1, ये होगा E इंटरसेक्शन E2, ये होगा E इंटरसेक्शन E3, और ये हो जाएगा E इंटरसेक्शन En। समझ गए? तो ऑब्वियस है कि अगर हम देखिए अब देखिए ध्यान दो, आपसे कहें बेटा कि E1 E2 E3 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेटे इसका मतलब आप क्या कहोगे, E इंटरसेक्शन E1 E इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन आपसे कहा जाए E इंटरसेक्शन En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ गए आप, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी बेटा देखा जाए तो इन सबका जो यूनियन आएगा वो क्या होगा, ई को फॉर्म करेगा। यानी अब आप यहाँ से क्या कहोगे, दैट इज दिस विल इम्प्लाइज, बेटा हम आपसे कहें दिस विल इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना होगा, ये बेटे होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन En। और अब बाय मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1। समझ गए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1 प्लस आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2 एंड सो ऑन। लास्ट बेटे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन En। और इसी को आप इस समेशन फॉर्म में लिख देते हो कि दैट इज दिस विल इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन I runs from 1 to n probability of EI into probability of E given EI। यानी ये है टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रूफ इसका बेटा इस डायग्राम से ही हो जाता है। ठीक है ना, यानी अगर E कोई इवेंट है तो आपने कहा पूरे E को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि E इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन U2 यूनियन आपसे कहा जाए E इंटरसेक्शन En। समझ गए? यानी अकरेंस ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ई गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ई गिवन E2। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अब ध्यान दें आप ना, अब बेटे हम इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें, यानी हमें कब ये कॉन्सेप्ट बेटा अप्लाई करना है। ठीक है ना, ओके। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन, इतना आप पहले बेटा नोट कर लीजिए, तो फिर हम
एक सवाल की बात करें। ठीक है, देखिए कैसे, ध्यान दो आप। समझ गए बेटा? देखिए, हम आपसे कहें बेटा, क्वेश्चन राइट डाउन 3 ग्रुप्स ए एंड बी, ए बी एंड सी आर कॉन्टेस्टिंग। देखिए, थ्री ग्रुप्स ए बी एंड सी कॉन्टेस्टिंग, ठीक है, फॉर पोजीशंस ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंसिस्टिंग फॉर पोजीशन on the board of directors, on the board of directors for a company. पोजीशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा, ऑफ कंपनी। अब देखिए, समझ गए? 3 ग्रुप्स हैं ए बी एंड सी, दे आर कॉन्टेस्टिंग फॉर पोजीशंस ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, ऑफ कंपनी। अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग इज द probabilities of their winning are 0.5 are 0.5 0.3 and 0.2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी ए के जीतने की 0.5, बी के लिए 0.3 एंड सी के लिए 0.2। इफ़ द ग्रुप ए विंस, अब देखिए बेटे, यहाँ से अब हम कंडीशन लगा रहे हैं। आपसे कहा जाए इफ़ द ग्रुप ए wins, if the group A wins, ठीक है ना, then the probability of introducing a new product is 0.7, then the probability of introducing the new product, प्रोडक्ट इज 0.7, ठीक है बेटा। अगर ए जीतता है तो नए प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ group B and C are 0.6 and 0.5 respectively, 0.6 and 0.5, समझ गए बेटा, रिस्पेक्टिवली। यानी बी और सी के लिए कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 एंड 0.5। Find the probability that the new product will be introduced। देख बेटे, सवाल है, हम आपसे कहें find the
probability that find the probability that the new product इंट्रोड्यूस्ड। समझ गए बेटा? आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, आपसे कहा जाए, ठीक है बेटे? देखिए, 3 groups A, B and C contesting for positions of the board of directors of a company. The probabilities of their winnings are 0.5, 0.3, 0.2 respectively. If the group A wins, then the probability of introducing the new product is 0.7. ठीक है? और अगर B और C जीतते हैं तो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, 0.5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। अब देख बेटे, सवाल आपने लिख लिया। अब देखिए, मिटा दिया जाए इसको। देख बेटा, हम आपसे कहें हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.3 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है? 0.2 है। अब आपसे कहा जाए, देखो बेटा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ गए बेटी? ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। ठीक है ना? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव आपसे कहा जाए बेटा इवेंट्स। इतना समझ गया? क्योंकि इनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस फॉर्म कर गया, यानी प्रोबेबिलिटीज़ का सम आपने कहा वो कितना है? 1। ठीक है? अब देख बेटे, आपसे कहें हम इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू लेट, आपसे कहा जाए लेट, या आपसे कहें पी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ introducing the new product. PE is equal to probability of introducing of new product. अब बेटा आपसे कहा जाए as given probability of E given E1। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 को बेटे हमने यहाँ A माना हुआ है, यानी कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो कब? जब A जीते। कितना दिया हुआ? ये 0.7 दिया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन भी ये कितना दिया? बोलो 0.5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन C दिया हुआ है 0. ये बेटा शायद 6 है और ये 0.5 है। यानी अगर ए जीतेगा तो नए प्रोडक्ट के लिए इतना आ गया, ये दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब बेटा हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नाउ। देख बेटे, आपसे कहें हम नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, बेटे कहा जाए दैट इज, ध्यान दो बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, देखो this is probability of A into probability of E given A plus probability of B into probability of E given B plus probability of C into probability of E given C। ठीक है ना? यानी समझ गए? E हमने क्या माना? probability of इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट। और आपने कहा ये टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू गिवन ए। अब बेटे केवल बचता है कैलकुलेशन, यानी 0.5 इंटू 0.7 प्लस 0.3 इंटू 0.6 प्लस
0.2 इंटू 0.5। अब आप सॉल्व कर दोगे तो बेटा आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज दिस इज 0.63। ठीक है ना। यानी अब प्रोबेबिलिटी यह है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.63। समझ गए। तो बेटा देखो सारी चीज़ें वही हैं। ई गिवन ए था 0.7, ई गिवन बी था 0.6, ई गिवन सी था 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है ना। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ई गिवन ई, क्योंकि आपने देखा बेटा ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। ओके, ये एक एप्लीकेशन था टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। अब बेटा एक और क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए आप। ठीक है बेटा, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैसे, देखो आप ये समझ गया ढंग से। यह टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन है बेटा, लिखिए सवाल। A nut contains 2 white and 2 black balls। देखो an urn contains 2 white and 2 बेटा ब्लैक balls। ठीक है ना। An urn contains 2 white and 2 black balls। A ball is drawn at random। देखो बेटा a ball is drawn at random, ठीक है बेटा। देखिए if it is white, देखो if it is white then not replaced in the urn। ठीक है ना। अगर ये वाइट है तो बेटे इसको हम इनटू अर्न हम रिप्लेस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड along with another ball, otherwise it is replaced with another ball of same color, ठीक है बेटा। अदरवाइज, ठीक है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर, ठीक है ना। द प्रोसेस इज, देखो रिप्लेस्ड, अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड, ठीक है बेटा, इन along with another ball, ठीक है बेटा। आपसे कहा जाए रिप्लेस्ड along with another ball of same color, ठीक है बेटा।
अब ध्यान दें, सवाल है देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल, अच्छा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, दिस process is beta repeated, then find the probability that the third ball drawn is black, then find the probability that third ball drawn is black, थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है बेटा, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीसरी जो हम ड्रा करें वो बॉल क्या हो, ब्लैक हो। ठीक है ना, ओके बेटा। अब देखिए हम आपसे कहें, देखो हमें बात बेटे थर्ड पे करनी है, तो आपसे कहा जाए फॉर द फर्स्ट टू ड्रा द बॉल टेकन आउट मे बी लाइक दिस। देखिए देखो बेटा, आपसे कहा जाए फॉर फर्स्ट टू ड्रा वी हैव द बेटा फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। देखिए आपसे कहें हम बेटा E1 ले लिया हमने, दैट इज वाइट एंड वाइट, समझ गए बेटा। आज E2 वाइट एंड ब्लैक, देखो E2 हमने कहा दैट इज वाइट एंड ब्लैक। ठीक है बेटा, E3 हमने कहा दैट इज ब्लैक एंड वाइट। ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट, और E4 होगा ब्लैक एंड ब्लैक। यही चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले दो ड्रा की। यानी बेटा अब आपसे कहें हम, देखिए यानी E1, देखो बेटे समझो बात को, यानी आपसे कहा जाए वाइट एंड वाइट, यानी अगर पहला ड्रा वाइट है और दूसरा ड्रा भी वाइट है, और अगर वाइट है तो आपने कहा हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया। तो पहली बात, अब प्रोबेबिलिटी आप देखो बेटे, सवाल हम एक बार मिटाना पड़ेगा हमें, आप क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, सारी कहानी है, अगर बॉल वाइट है तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, अदरवाइज इट इज रिप्लेस अलॉन्ग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। ठीक है, दिस प्रोसेस रिपीट्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द थर्ड ड्रा बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। अब देख बेटे आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा बेटा, देखो E1 होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गिवन वाइट, यानी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गिवन वाइट, ये कितना हो जाएगा। देखिए वाइट 2 हैं, टोटल 4 हैं, तो 2/4 दे बेटा, दिस इज इक्वल टू देखो 2/4, और वाइट है तो रिप्लेस नहीं करना। अब वाइट यानी पहली बॉल अगर वाइट है तो दूसरे की वाइट यानी प्रोबेबिलिटी, अब वाइट कितनी बच गई 1, क्योंकि अगर बॉल वाइट है तो हमने रिप्लेस नहीं किया, ये कितना हो गया इंटू 1/3, दैट इज आपसे कहा जाए बेटा 1/6। आई बात समझ में, 1/6। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटे आपसे कहें हम, देखो E2 का मतलब क्या क्या आपने, वाइट एंड ब्लैक, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन वाइट B/W बेटा। ये कितना हुआ, देखिए अब वाइट की तो 2/4 होगी, और समझो यानी वाइट आ गई बाहर चले गया। अब अंदर क्या है, 2 ब्लैक हैं, 1 वाइट, यानी टोटल बॉल 3 हैं, उसमें ब्लैक कितने 2 हैं, ये कितना हो जाएगा, ब्लैक गिवन वाइट हो गया 2/3। बोल बेटा, ये हो गया आपसे कहा जाए 1/3।
3, ठीक है बेटा, दिस इज 1/3। अब देखो इसी तरह से बेटे ध्यान दें, हम मिटा देते हैं और देखिए आपसे कहा जाए कि अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना होगा, दैट इज E3 का मतलब बेटा क्या, ब्लैक एंड वाइट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गिवन ब्लैक। अब बेटे अब ब्लैक बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाएगी, 2/4। और देख बेटा, और अब अगर ब्लैक है तो एक और ब्लैक, यानी अब पहले बॉल कितनी थी 4, एक बाहर आई कितनी बची 3, फिर 2 अंदर गई, एक ब्लैक अलॉन्ग विथ, यानी कितना, अब बेटे टोटल बॉल कितनी हैं, टोटल बॉल हैं 5, और उनमें वाइट कितनी बची हैं, 2 ही बची हैं, क्योंकि अगर बाहर ब्लैक आई तो अंदर हम क्या करें बेटा, ब्लैक से ही रिप्लेस करेंगे एक और बॉल के साथ। तो अब बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई कितनी 5, और उसमें वाइट 2 हैं, ये हो जाएगा 2/5, यानी बेटे दिस इज 1/5, ठीक है ना। और कहा जाए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो बेटा E4 कितना होगा, E4 क्या है, ब्लैक एंड ब्लैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन ब्लैक। तो ब्लैक की तो बेटा 2/4, और बॉल कितनी हो गई 5, ब्लैक हो गई 3, ये कितना हो गया 3/5, दैट इज बेटे कितना 3/, आपसे कहा जाए 10। बोलो अच्छा, अब ध्यान दो, हम बेटे आपसे कहें कि अब E1, E2, E3, E4 दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपसे कहा जाए सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू 1, ये बेटे क्या है, इक्वल टू 1 है। यानी इसका मतलब इवेंट्स E1, E2, E3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दे बेटा इसका मतलब E1, E2, E3 एंड E4 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना, ये बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब देखिए, अब बेटे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, देखिए हमने आपसे कहा कि बेटा ब्लैक, यानी थर्ड ड्रॉ में, ठीक है ना, थर्ड ड्रॉ में जो बॉल आए वो बेटे क्या हो, ब्लैक हो, ठीक है ना। यानी बेटा अब आपसे कहें हम, देखो फर्स्ट 2 ड्रॉ के बाद थर्ड आएगा, यानी अब अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन E1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन E1, यानी बेटा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अगर E1 हो चुका हो तो क्या कहोगे आप, दैट इज कितना बेटे, ध्यान दो E1 का मतलब बेटा देख समझिए बात को, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E1, ये कितना होगा, ये देखिए ध्यान दो, इसको समझो पहले आप, यानी पहले 2 में क्या रहा है, वाइट और वाइट। अगर बेटा 2 बार वाइट आया तो दोनों बार, देखो टोटल बैग में 2 वाइट बॉल थी और दोनों बार वाइट दोनों बाहर चली गई, क्योंकि जब बॉल वाइट है तो हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर 2 बार वाइट बॉल्स आई तो हमने रिप्लेस नहीं किया, यानी अब बैग में 2 बॉल क्या हैं, ब्लैक हैं, और इसका मतलब ब्लैक गिवन E1 इज इक्वल 2/2, दैट इज बेटा 1। अब आप कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक B और बेटे E2, अब E2 में क्या बेटा, E2 में है वाइट और ब्लैक, यानी सेकेंड में ब्लैक आएगा तो एक बाल आप और डालोगे, दैट इज 3/4, ठीक है बेटा।
अब फिर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन E3। E3 में क्या था? E3 था ब्लैक एंड वाइट, यानी पहला ब्लैक एक रिप्लेस किया गया, फिर वाइट रिप्लेस नहीं किया गया, दैट इज कितना? 3/4। देखो बेटा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन E4 में ब्लैक ही ब्लैक, यानी 2 2 4 बॉल एक्स्ट्रा हो गई बेटे, ठीक है ना? बोलो, यानी बॉल कितनी हो गई? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E4 का मतलब ब्लैक ही ब्लैक, तो पहली बार ब्लैक गया, एक ब्लैक और आ गई, यानी अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/6, दैट इज 2/3, ठीक है ना? तो B गिवन E4 हो जाएगा, दैट इज 4/6, दैट इज बेटा 2/3। समझ गए? आई बात समझ में ना? ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए, अब हमें चाहिए क्या बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें चाहिए, यानी ब्लैक हो, तो क्या लिखोगे आप? दैट इज, देखिए नाउ इतना लिख लो बेटे पहले। अब फाइनल स्टेप हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना? फाइनल स्टेप हम लिखने बेटा जा रहे हैं, ठीक है ना? अब से कहा जाए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, दे बेटा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू B गिवन E1, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E2 प्लस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E4, ठीक है ना? और बेटे हम ये बातें अब केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था? 1/6, B गिवन E1 कितना बेटा? 1 है, यानी 1/6 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना बेटा? 1/3 और ये 3/, कितना बेटा? 4, 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू ये कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ कहाँ बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E2, दैट इज 3/4, ये हो गया बेटा 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है ना? 1/5 इंटू 3/4, दैट इज 1/5 इंटू 3/4, 1/5 इंटू 3/4 प्लस E4 इंटू B गिवन E4, यानी कितना? 3/10 इंटू 2/3, 3/10 देखो प्लस 3/10 इंटू 2/3, ठीक है ना? ये आ गया बेटा। देखो ये यहाँ से अलग है, अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो 1/6 इंटू 1, 1/3/4, 1/5 इंटू 3/4 प्लस 3/10 इंटू का 2/3, बेटा आंसर आ गया। अब आप सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 23/30, यानी ये बेटा हुआ दैट इज 23/30, ठीक है? तो ये हुआ बेटा टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हमने आपसे की, ठीक है ना? तो किस तरह से आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है? यानी कंडीशन पे कंडीशन, ठीक है? ओके बेटा, तो आप ध्यान दें। अच्छा देखो बेटे, इसमें हमने कहा था कि जो E1, E2, E3, En आर n mutually exclusive and exhaustive, and E is any event which occur together with E1, E2, E3 and En, ठीक है ना? ओके, ये बात शायद आपको वहाँ लिखना है कि जो E इवेंट है, E occur together with E1, E2, E3, तो आपने कहा था
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू बेटे वही ई इंटरसेक्शन E1 प्लस ई इंटरसेक्शन E2 प्लस ई इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन ई इंटरसेक्शन En। ठीक है, ओके। तो बेटा इतना आप नोट करिए और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेज थ्योरम, और वेज थ्योरम को हम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, हम उसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी रूल भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो राइट डाउन इतना आप बेटे पूरा करें टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी।